हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, आज मैं बेसिकली आपको यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट कवर कराने वाली हूं, जहां हम फोकस करेंगे जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो न्याय को हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले को जरूरी बात है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल पर, प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी नोटिफिकेशन मिलती है या फिर कोई भी लिंक होता है तो मैं यही शेयर करती हूँ। जो स्टूडेंट ऑलरेडी देख रहे हैं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन दिस। ठीक है, ये आपके टोटल 6 कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, इसको एक बारी अच्छे से देख लेना ताकि आप आराम से इसको फॉलो कर पाओ, या फिर आप अपने जूनियर को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर शेयर कर देना अपने ग्रुप्स वगैरह में। लाइक कर दिया करो वीडियोज को, शेयर कर दिया करो अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को। शुरू करते हैं। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं न्याय के अर्थ की या फिर अवधारणा की कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग फॉलो होता है, तो देखो जो कॉन्सेप्ट है ना जस्टिस का, ये वाली बात सही है कि टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो कहीं ना मतलब इसमें भी चेंज आता है इस कॉन्सेप्ट में, या फिर इसके अंदर और भी चीजें ऐड होती जाती हैं टाइम के हिसाब से। अब जो बेसिक चीजें जो हम हमेशा देख रहे हैं हर कॉन्सेप्ट में कि भाई वो वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, क्या मतलब है उसका, तो जो जस्टिस वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, जस्टिशिया, जिसको हम टू बाइंड या टू टाई टुगेदर कह देते हैं, मतलब बांधना एक तरीके से, है ना, या फिर एक साथ बांध देना, एंड जस्ट अ बॉन्ड या फिर और टाई बोल देते हैं इसको, कि एक बंधन एक तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, आप ये देखोगे इसमें बहुत सारे आइडियल्स और वैल्यूज हैं जिसको हम एडजस्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं टाइम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। ठीक है, जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसको आप अडेप्ट कर सकते हो किसी भी नोशन में जब आप बात करते हो पब्लिक वेलफेयर की, क्योंकि जस्टिस की बात हम कहाँ करते हैं, लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं ना, न्याय की, कि भाई पब्लिक वेलफेयर करना है, समाज का भला करना है, लोगों का भला करना है, कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए, इसीलिए हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो जनरल सेंस में अगर देखा जाए कि जो जस्टिस है, मतलब इसकी ड्यूटी क्या है, मतलब डिवोशन और वर्चू एक तरीके से, कि भाई जो आपका मतलब काम किया गया है वही आप उसके प्रति ईमानदारी से काम करोगे। जस्टिस बहुत असेंशियल पार्ट है किसका, प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन का। क्योंकि एक बात समझो, देखो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे आप ये देखोगे जिस तरीके से एक सभ्यता आती है फिर वो विकसित होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है, उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं और आज तक डेवलपमेंट चल ही रहा है और कंटिन्यू आगे भी चलेगा। तो जस्टिस भी टाइम के हिसाब से क्या होता है, प्रोग्रेस बढ़ रहा है इसमें, मतलब इसमें और चीजें ऐड होती जा रही है और ये अपने आप को इसीलिए फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं। जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, इसका जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि भाई आप एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखो कि किस तरीके से संपत्ति का मतलब जैसे बंटवारा होता है तो किस चीज में होता है, किस तरीके से होता है, क्या चीजें फॉलो अप होती है, ऑनर सम्मान की बात हो रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, कि इस वर्ल्ड में जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो जस्टिस कहीं ना कहीं रिलाई करता है इन सारी चीजों में। एक चीज और है, हम इसी वर्ल्ड में इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई और दूसरा वर्ल्ड आएगा या फिर आप दूसरे वर्ल्ड में जाओगे कि हाँ जी हम जस्टिस को वहां फॉलो करेंगे, नहीं, हम जिसमें रह रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो ये थ्योरी डिस्कस करती है कि क्या रूल फॉलो हो रहे हैं एलोकेशन के लिए, क्या रैशनैलिटी फॉलो होती है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के लिए जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये बात सही है कि इसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो 100% ऐसा नहीं होता कि उसमें सारे मेरिट्स होते हैं या फिर 100% सारे उसमें दोष या डिमेरिट्स होंगे। ये बिल्कुल वो वाली बात है जो मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा हैंड वॉश का होता है कि 100% कभी नहीं दिखाएगा वो कि 100% सारे बैक्टीरियाज को मार देगा, नहीं ना, वो दिखाएगा 99.99, क्योंकि 0.01 की गुंजाइश तब भी रहती है, राइट। तो मेरिट और डिमेरिट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। आज के एरा में अगर देखा जाए तो जो मेन प्रॉब्लम है जस्टिस के कॉन्सेप्ट में, हम ये देखते हैं कि भाई क्या प्रॉपर बेसिस है जिसको हम शेयर करते हैं। जैसे आप ये देखोगे कि जस्टिस का अगर कॉन्सेप्ट यूज करना है तो बेस क्या है, आधार क्या है उस चीज का। और एक और चीज है कि किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, जब हम गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज के बंटवारे की बात आती है, अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, क्योंकि आप देखते हो ना अपॉर्चुनिटी कि भाई सबको इक्वली मिलनी चाहिए। मान लो आपने कह दिया किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं मिल रही, किसी पर्टिकुलर क्लास को नहीं मिल रही, या फिर हम ये कह दें विमेन्स को नहीं है मेंस को है, तो वहां अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन है, तो अन्याय हो रहा है एक तरीके से। वो कॉन्टेक्स्ट हो गया बेनिफिट, पावर, ऑनर अमंग डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, रिच, पुअर और मिडिल क्लास, ठीक है, इंडिविजुअल्स या फिर उनकी सोशल लाइफ। तो इन सबके कॉन्टेक्स्ट में क्या बेसिस फॉलो होता है जब आप इनकी शेयरिंग की बात करते हो। इसके अलावा मॉडर्न एरा में हम ये भी देखते हैं, आप ये देखो कि जैसे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है इनका डेवलपमेंट हो रहा है,
ठीक है। तो लोगों की जो वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू है, या फिर लोगों की जो एस्पिरेशन है वो भी तो बढ़ रही है ना टाइम के हिसाब से। जैसे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो एस्पिरेशन भी हमारी चेंज हो रही है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना ये सारी चीजें। तो क्या मॉडर्न जो व्यू है जस्टिस का वो इस चीज को कैसे फॉलो अप हो रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वो सब हम देखते हैं इसमें। अब सबसे बेसिक बात आप ये देखो, एंशियंट जो थिंकर्स हैं हमारे, हम उनको फॉलो अप करते हुए चलते हैं। तो जो प्लेटो है, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या कहते हैं, मतलब एक बार उसको देख लेते हैं। एक चीज और है कि जो प्लेटो की फिलॉसफी है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का जब हम डिस्कशन करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटो की मेन बुक है आपकी द रिपब्लिक। एक बात और है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ना ध्यान रख लेना, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपके थिंकर के जो नेम होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनका जो वर्क होता है, ठीक है। जैसे कोई किताब हो गई, कोई इन्होंने ऐसे वगैरह लिखा होगा, हालांकि ज्यादातर किताबें ही हैं, ठीक है। तो मेंशन करके आना, आंसर बहुत अच्छा बनता है इन सब चीजों से। तो रिपब्लिक है जिसमें वो खोज कर रहे हैं, जस्टिस की सर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। वो देख रहे हैं कि कहाँ मतलब इसकी लोकेशन है, मतलब लोकेशन है इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई जगह है या फिर कोई चीज है कि आप देख रहे हो कि किस लोकेशन पे रखी है ना, कि किन परिस्थितियों में आप इसको डिटरमाइन करते हो, ठीक है। प्लेटो ने मतलब एक होता है उनके वर्क का जो सब टाइटल है वो है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस जो टाइटल है वो ये शो कर रहा है कि मतलब किस तरीके से जो प्लेटो के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी फिलॉसफी में इसकी बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा तभी उन्होंने अपनी किताब में अपनी फिलॉसफी में इसको मतलब लिया है। अच्छा, प्लेटो जब बात करते हैं पर्सनल जस्टिस की, ठीक है, तो जब पर्सनल जस्टिस की बात हो रही है तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि तीन मेन एलिमेंट है ह्यूमन की सोल के। एक बात और है कि जब हम ह्यूमन सोल को तीन एलिमेंट्स में बांट रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि इंसान की आत्मा को तीन एलिमेंट्स में किसने बांटा है, प्लेटो ने बांटा है। बात हमें पता होनी चाहिए। और उसका जो आप ये देखोगे ना कि डिवीजन है विजडम, करेज और टेम्परेंस के हिसाब से, ठीक है। अब हार्मनी स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक पर्सन की सोल होती है उसको जस्टिस कब मिलेगा, जब आप इन तीन क्वालिटीज में क्या करोगे, हार्मनी स्टैब्लिश करोगे। और हार्मनी स्टैब्लिश कैसे होगी कि भाई जैसे विजडम, करेज और ये टेम्परामेंट्स, मतलब जिस पर्सन के पास है वो उस तरीके से क्या करेगा, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, सिंपल। तो जो प्राइमेसी है इन तीन एलिमेंट्स की वो यही है कि तीन क्लासेस हैं सोसाइटी में। एक ऐसा समाज जहां तीन तरीके की क्लासेस हैं, एक तो है फिलोसफर या फिर रूलिंग क्लास कह देते हैं, जहां से राजा निकलता है जिसके पास नॉलेज है भर भर के। एक है आपके सोल्जर या मिलिट्री क्लासेस, ठीक है, जो थोड़ा सा इमोशंस में या फिर अपना थोड़ा मतलब एक होता है ना कि फिजिक वगैरह के हिसाब से काफी बेटर है। एक है ट्रेड और प्रोडक्टिव क्लास, एप्टाइट, मतलब यहां बात करते हैं भूख की, मतलब ये उत्पादक और वो क्या नाम है आपका व्यापारी वर्ग है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रो करने की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बढ़ावा होगा, किस तरीके से प्रॉफिट होगा, मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो भूख है उस चीज की, राइट। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्लेटो के हिसाब से अगर हम देखें जस्टिस, वो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो हमेशा अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से फॉलो कर ले। सोसाइटी का पर्पस यही है कि एक समाज में सब अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, बस हो गया जस्टिस। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरिट है इंडिविजुअल्स का यही है कि आप अपनी ड्यूटीज, अपने रिलीजन्स को जो भी सोसाइटी में दे रखा है, एक स्टेट ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है अपने लोगों के लिए, जी आपको इन चीजों को फॉलो करना है, तो आप उसको फॉलो कर लो, बस वो जस्टिस फॉलो कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस कहीं ना कहीं सेल्फ राइटिशियसनेस है, कि मतलब आप अपने आप से मतलब रख रहे हो, अपनी चीजों को फॉलो कर रहे हो, अपने आप जस्टिस हो जाएगा, मतलब अपने आप फॉलो अप हो जाएगा सोसाइटी में। ये तो थे तुम्हारे प्लेटो के विचार। अब आ जाओ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये भी मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सब्सटैंटिव जस्टिस दिया है, ठीक है। प्लेटो के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि जो बेस है, मतलब जो जिस बेसिस पे जस्टिस की बात करते हैं, वो कहते हैं सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब संतुलन की बात करें, वो कह रहे हैं बैलेंस करके होना चाहिए, मेंटेन किया होना चाहिए। अच्छा, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। कहने को देखो, ये वही वाली बात है, जब आप इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे होते हो ना, यहाँ ना आपका बेस तैयार हो रहा होता है। नेट में सीधा सीधा पूछा जाता है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एरिस्टोटल थे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इन्होंने 158 जो आपके अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, संविधान, उसका अध्ययन किया था, इसलिए इनको इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है। तो इनका काम है एथिक्स, ठीक है। इसमें कंसीडर किया इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में कि भाई एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब ये जर्नल जस्टिस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर जस्टिस की बात कर रहे हैं। जर्नल जस्टिस में अगर देखा जाए तो सोशल मोरालिटी को फॉलो अप किया जाता है। वो इस टर्म को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये राइटिशियसनेस है जर्नल जस्टिस के लिए। कहने का मतलब वो यहाँ बात कर रहे हैं कि जहां आप ऐसे एक्शंस की बात करते हो जहां पर सबका गुड हो, मतलब सबका भलाई हो, ठीक है, और मतलब आपके भी और आपके पड़ोसियों की भी, मतलब आप सबके भले के लिए सोच के चल रहे हो, तो जर्नल जस्टिस हो गया। पर्टिकुलर जस्टिस में क्या है
यहाँ पर मतलब यहाँ पर बात है कि जब मैन मोटिवेट होता है कि भाई उसको फेयरली और इक्विटेबल तरीके से क्या करना है, अपने मतलब अपने जो संबंध हैं, अपने जो कार्य हैं वो अदर ह्यूमन बींग्स के साथ रखने हैं, इस तरीके के कि आप फेयरली वर्क कर रहे हो, इक्विटेबल तरीके से वर्क कर रहे हो। वो जस्टिस को एक मतलब एक सेंस दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, ठीक है, अनुपातिक हाँ अनुपातिक समानता बोलेंगे इसको, राइट। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यही एडवाइस हमेशा देती हूँ कि जब आप इसको लिख रहे हो तो ना इंग्लिश को भी ब्रैकेट में जरा लिख लो ताकि आपको ध्यान रह जाए। अच्छा, इसके अलावा इसका मतलब क्या हो गया कि जब पर्सन, मतलब यहाँ वो बात करते हैं हु शुड गेट व्हाट दे वांट कम इन दिस कैटेगरी। कहने का मतलब ये कि एक होता है ना कि श्रेणी में, मतलब डिवाइड है, डिवीजन है यहाँ पर श्रेणियों का, जैसे मान लो 1 2 3, तो जो पर्सन फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है उसको उस कैटेगरी के हिसाब से जो मिलना चाहिए उसको वो मिले, सेकंड को उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए वो मिले, थर्ड को उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए वो मिले, मतलब डिवीजन हो रखा है तो उसके हिसाब से मिले। तो जो भी पर्टिकुलर जस्टिस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक चीज और है, मतलब इसमें ना एक और आप ये देखोगे, इसको सुधारात्मक न्याय बोल देते हैं वैसे तो, रेस्टिफिकेटरी जस्टिस, ठीक है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जस्टिस जब आप रेगुलेट करते हो तो वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो सेकंड वाला जो है, सेकंड के हिसाब से जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो उस बंदे को नहीं मिली, ठीक है, इसको मिली थर्ड के हिसाब से, तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, इनजस्टिस हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए आप वही रेसिप्रोकल कर देते हो अपने सिटीजन के रिलेशंस को अकॉर्डिंगली, तो ये करेक्ट करता है जो भी आपने, मतलब मान लो कि कोई ऐसी चीज हो गई कि पॉलिसी के मुताबिक किसी और को कोई पॉलिसी का बेनिफिट देना था, नहीं हो पाया, तो ठीक है भाई, उसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ये ना आपके 2 टाइप्स में है, वॉलेंटियरली और एक है इनवॉलेंटियरली। देखो वॉलेंटियरली का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी स्वयं अपनी इच्छा से देखते हो, और इनवॉलेंटियरली अनैच्छिक। ये बिल्कुल वो वाली बात है, आपने देखा होगा स्कूल में कॉलेजेस में ऐसे बहुत सारी कैंपेनिंग चलती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें बोलते हैं कि भाई जो भी, मान लो स्वच्छता अभियान है तो आपको बोल दिया जाएगा कि वॉलेंटियरली अगर कोई चाहे तो इसका पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो वॉलेंटियरली मतलब कि कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको उठा के नहीं भेजूंगी कि नहीं नहीं जाओ इसका पार्ट बनो, जरूरी है ना, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि जब कोई भी पर्सन कोई अदर ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स करता है, पर ये वो वाली बात है कि आप अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतलब यहाँ पर अगर कोई ऐसा वो हो जाए, मतलब कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, है ना, तो उसको ठीक कौन करेगा, कोर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा इनवॉलेंटियरली में क्या आता है, जब सिटीजन ट्राई, मतलब एक होता है ना कि जब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर दें कि वो दूसरों को हार्म कर दें, या कोई ऐसा काम कर दे जिससे दूसरे बंदे को हार्म हो जाए, तो यहाँ पर स्टेट सुनता है, विक्टिम को भी सुनता है, और जो भी गिल्टी फाउंड करेगा उसको पनिश करेगा। तो एरिस्टोटल जब इस मतलब आप ये देखोगे ना, रेस्टिफिकेटरी जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो रीस्टैब्लिश कर रहा है कि भाई स्टेट में हार्मनी स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि शांति से चीजें हो सकें, और अगर कोई भी मतलब गलत कंडक्ट किया जा रहा है सिटीजन्स के हिसाब से तो उसको थोड़ा ठीक किया जाए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर और वेल्थ की बात कर रहा है कि भाई हर सिटीजन को, जैसे आप जिस भी पॉलिटिकल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, तो आपको उसके हिसाब से क्या हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जस्टिस के तहत आपको चीजें मिले। यहाँ पर वो वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट की बात आ रही है, ऑनर की, अवार्ड्स की बात आ रही है। जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो उस सिटीजन को जो पोस्ट मिलनी चाहिए, जो ऑनर मिलना चाहिए, जो अवार्ड मिलना चाहिए, वो इस तरीके से हो कि आप, मतलब एक होता है ना कि आपको पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा ना हो कि आप उसमें पार्शियलिटी कर दो या डिस्क्रिमिनेशन कर दो। इसके अलावा एरिस्टोटल इंडिकेट करते हैं, जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल लॉ की या फिर नेचुरल लॉ की, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि भाई एक सार्वभौमिक कानून या प्राकृतिक कानून एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना मतलब किस चीज से बियॉन्ड है, लॉ ऑफ एनी कंट्री, मतलब आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी एरा में चले जाओ, ये ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल लॉ है, ये एंटायर ह्यूमन रेस पे फॉलो अप होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ये आप ये देखोगे कि ये कहाँ डेवलप हुआ, बेसिक जूरिस्प्रूडेंस ऑफ रोम, ठीक है। और हुआ किसके थ्रू, आप ये देखोगे स्टोइक फिलॉसफी थी एंशिएंट ग्रीस की, उसके थ्रू। और देखो अक्सर ना आप ग्रीस का नाम सुनोगे क्योंकि वहीं पर ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो बिल्ड हुए। अच्छा, मॉडर्न एरा में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो डेविड ह्यूम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मेंशन कर लेना। इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जो नेचुरल राइट्स हैं उसके प्रिंसिपल को, और इन्होंने ट्राई किया कि इसको रिप्लेस करेंगे थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से। यूटिलिटेरियनिज्म किसकी बात करता है, ये बात करता है कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी के लिए, उनके भले के लिए कार्य किया जाता है इसमें, ठीक है। एक बात और है,
दिया तो डेविड ह्यूम ने था। क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, जो तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना उसमें सीधा पूछता है कि यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है उसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, तो हमें बताना चाहिए डेविड ह्यूम है। तो तुम्हारा ये बेस भी तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे इसको आगे किसने कैरी फॉरवर्ड किया, जेरेमी बेंथम ने, ठीक है। उन्होंने इसी आइडिया को एक्सपेंड किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई ये जो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, याद कर लेना इसको, उपयोगितावाद का सिद्धांत बोल देते हैं हिंदी में। हाँ, तो ठीक है, इन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, भला हो, उनकी खुशी का ध्यान रखा जाए, उनके भलाई के लिए कार्य किया जाए। तो वो कहते हैं कि यही है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और जब इनजस्टिस की बात कर रहे हो आप या फिर फेयर अनफेयर क्राइटेरिया देख रहे हो, तो वो इसके हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे कि मान लो एक सोसाइटी है तो जस्टिस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा भला हो जाए, वही जस्टिस है। ऑल दो इसका क्रिटिसाइज हुआ है, क्योंकि आप एक बात बताओ, मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो 80 कुछ कह रहे हैं तो 80 के हिसाब से फॉलो कर लिया यार, जो 20 बच गए उनका तो नुकसान हो रहा है ना, मतलब वो क्यों सफर करें, तो ये हो गए तुम्हारे माइनॉरिटीज, ठीक है। अब इसको हम कास्ट के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, रिलीजन के किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इनका भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना, तो यार इनके साथ तो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अच्छा ठीक है, अब मतलब आगे देखेंगे किस तरीके से और क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी, ठीक है। अब जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल देख लो, वो कंसिडर कर रहे हैं जस्टिस को कि भाई ये बहुत मेजर कंपोनेंट है सोशल यूटिलिटी का, क्योंकि आप ये देखो कि जब आप समाज में रह रहे हो तो समाज की उपयोगिता को फॉलो करना है। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग मतलब एस्पायर होता है किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का, अपनी जान का, तो खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो वो कहते हैं कि मॉरल रूल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, और बेसिकली वही वाली चीजें कि वही चीजें आप एक्सप्रेस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, जो सेम प्रोटेक्शन में आप फॉलो करते हो। अच्छा, डायमेंशंस क्या है जस्टिस के, देखो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, जैसे लीगल हो गया, आप आगे पढ़ोगे पॉलिटिकल, ऐसे हम और भी पढ़ेंगे, तो इसको ब्रीफ करती हूँ फटाफट से। जो लीगल जस्टिस है वो कंसर्न करता है कि जो प्रिंसिपल या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है एक स्टेट में, मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक स्टेट में क्या है, कानून का शासन है, तो जो लॉ है आपका वो सबसे ऊपर है। तो जहां पर लॉ ऑफ स्टेट फॉलो होगा वही वहां पर सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, जस्टिस का। दूसरे वर्ड में समझ लो और थोड़ा सा सिंपल करके कि जो लीगल जस्टिस है वो रिलेट है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कानून के आधार पर लिए जाएंगे, कस्टम्स, जो भी ह्यूमन फ्रेमवर्क, मतलब जो भी आपके यहाँ फॉलो हो रही हैं चीजें कानून के हिसाब से वो फॉलो की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशंस को, अपनी पर्सनल चीजों को सब साइड रखकर जो भी कानून में लिखा है वो फॉलो करते हो, चाहे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पर्सन हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सब पे सेम लागू होता है, ठीक है। तो यही लीगल कॉन्टेक्स्ट है जस्टिस के जो फॉलो होते हैं। पहला क्या, एक तो क्राइटेरियन ऑफ फेयर लॉ, कि भाई फेयर तरीके से लॉ हो, निष्पक्ष, ठीक है, कि सबके लिए एक समान है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर का बेटा आ जाए या फिर प्रेसिडेंट खुद आ जाए या फिर आपका एक आम आदमी हो जाए या फिर कोई बहुत वीआईपी आदमी हो जाए, सबके लिए सब एक ही लाइन में बराबर खड़े हैं। सेकंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस, कि भाई लॉ के हिसाब से जो जस्टिस बनता है किसी भी मतलब इशू में, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी एस्पेक्ट में, वो फॉलो होना। अनदर जो आप देखोगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीगल जस्टिस का कि अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस, क्योंकि भाई अवेलेबल भी तो होना चाहिए, जो हमने यहाँ देखा इसी को वो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि ये बेस किस पर है, रूल ऑफ लॉ पे, क्योंकि जो भी कानून के शासन के हिसाब से चीजें चलेंगी वो यार यही मिलेंगी, कहां पर, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में सीधी सी बात है कि हर पर्सन के लिए बोला गया कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो सबको क्या करेगा, न्याय प्रदान करेगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर न्याय मिलेगा। अब जैसे बात हुई प्रेजेंस ऑफ अडल्ट सफरेज, क्या है अडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, ठीक है। जब हम राइट टू वोट की बात कर रहे हैं तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, जैसे आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखते हो मेन को, विमेन को, सबको इक्वली है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी वही दे सकते हैं या फिर ओनली मेंस दे सकते हैं ना, जबकि बहुत इनिशियली देखा जाए तो आपको भी पता है कि वोटिंग के लिए भी मतलब बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके विमेन्स को मिला, क्योंकि पहले मेंस को था, मेंस में भी ओनली व्हाइट मैन को था, फिर ब्लैक मैन को मिला, उसके बाद फिर विमेन्स के लिए मिलना शुरू हुआ। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कभी और पढ़ेंगे या कभी और डिस्कस करूंगी, पर मेजर यही बात है कि यहाँ पर क्या है कि आपको राइट टू वोट इक्वली अवेलेबल है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट में आप इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करो, आपको खड़ा होना है, आप खड़े भी हो सकते हो इलेक्शन के लिए, क्राइटेरिया फुलफिल कर दो। सिविल राइट्स सबको आराम से इक्वली मिलेंगे, जो भी आपको पॉलिटिकल जस्टिस का स्टैब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल जो डायमेंशन है जस्टिस का वो रिलेट करता है कि जो एक्चुअल पॉलिसीज बनाई जा रही है पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, आप वो सबको प्रोवाइड करा दोगे अगर, तो यही है आइडियल ऑफ जस्टिस। मतलब राजनीतिक में, राजनीतिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना कि
कि भाई जो भी मान लो किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है जी, आप खड़े हो सकते हो। राइट टू वोट, हाँ जी, आपको दिया जा सकता है कि आप अपने हिसाब से राइट टू वोट यूज कर लो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको दबाव नहीं बनाएगा आप इसको दो उसको दो वोट, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये देखता है कि आपको क्या करना है, ये डिमांड करता है कि आपको प्रिवेंट करना है डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब भेदभाव ना हो किसी भी आधार पर, ना बर्थ, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना जेंडर, इन सब के आधार पर नहीं होगा। जो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो भी वेल्थ हैं, उनका इक्वली बंटवारा हो। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जैसे लोअर क्लास है, ठीक है, लोअर क्लास हो गई आपकी, ठीक है, यहां आ गई आपकी मिडिल क्लास, ठीक है, यहां आ गई आपकी रिच क्लास, ठीक है। जब ये क्लास आ गई, इसके अलावा एक और क्लास है ना बिलो पॉवर्टी वाली, ठीक है। तो जब ये वाली क्लास आ गई तो आप ये समझ रहे हो कि रिसोर्सेज कम से कम ऐसे होता क्या है एक्चुअली, रिच क्लास तक रह जाते हैं या फिर मिडिल क्लास तक रह जाते हैं, लोअर तक आएगा नहीं, आएगा तो बहुत थोड़ा बहुत आएगा और यहां तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, इस वाली क्लास में। कौन सी में, जो बिलो पॉवर्टी है। तो सोशल जस्टिस बात किसकी करता है कि भाई यहां जरूरत है ना, तो यहां सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, और सबको इक्वली मिले। ऐसा ना हो कि यहां पर बहुत ज्यादा मिल गया, एक्सेसिव है, पड़ा हुआ है, यूज भी नहीं हो रहा और यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं मतलब इस झुकाव की तरह रहता है कि जो भी जुडिशियल अप्रोच की जाए, टाइम टाइम पर यह देखा जाए कि भाई पब्लिक की नीड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बात हो रही है कि जब एंड किया जाए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का, मतलब जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो मटेरियल रिसोर्सेज का कंट्री में, ठीक है। इसके अलावा जब कोई भी चीज ऐसी है कि जो मतलब ऐसे कार्य किए जाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोगों के ज्यादा ज्यादा भले के लिए हो। लिबरल आइडियोलॉजी इंफेसाइज करती है कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल एस्पेक्ट है जस्टिस का, ठीक है, क्योंकि लिबरल वाले किसको फोकस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब ये इकोनॉमिक वाले पार्ट को फोकस करते हैं ना पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट से। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट वाले कहते हैं कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, आप कभी भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आप क्या करो, सोसाइटी में क्लास को ना खत्म कर दो। क्योंकि इनका कहना क्या है, आप ये कह रहे हो, मतलब मार्क्सिस्ट यही कहते हैं ना कि जब तक आप अबॉलिश नहीं कर देते रिच और पुअर वाला हिसाब किताब सोसाइटी में, तब तक जस्टिस हो ही नहीं सकता है। कौन कह रहा है, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, जो रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है, ठीक है, इनके बीच में जो ये गैप है ना, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब ये गैप बढ़ता ही जाएगा, समझ रहे हो, ये गैप कम नहीं होगा। ऐसा कौन कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो ये बात हुई। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटैंटिव जस्टिस। इसको बोलते थे प्रक्रियात्मक न्याय और वास्तविक न्याय। जो प्रोसीजरल जस्टिस है, देखा जाए फॉर्मल और लीगल जस्टिस को फॉलो करता है, और जो सब्सटैंशियल है ये सोशो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। अब प्रोसीजरल जस्टिस को अगर देखा जाए तो यहां पर ना एम्फेसाइज जोर किस पे दिया जा रहा है, कॉम्पिटेंसी पर, रिक्वायरमेंट पे नहीं दिया जा रहा। कि जो भी आप ये देखो कि यहां पर क्षमता पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जबकि सब्सटैंटिव जस्टिस में एम्फेसाइज किया जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब मौका सबको बराबर मिल जाए, ठीक है, ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक नीड्स है, मतलब हर इंडिविजुअल की, वो पूरी हो जाए। तो ये मौके की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक है कि यहां पर आप ये देखोगे कि ये क्षमता या फिर किसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। और यहां बात कर रहे हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजरल जस्टिस जो थ्योरी है वो अपोज करती है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है ह्यूमन बीइंग के साथ जो होता है ना सोसाइटी में, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर, रीजन, ये क्षेत्र है, ठीक है, और ये रिलीजन धर्म है, लैंग्वेज, कल्चर, इनके आधार पर ना हो। दूसरा क्या है कि ये कौन सा प्रिंसिपल एक्सेप्ट करने की बात करें, जहां पर इक्वल डिग्निटी मिले, हर इंसान को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले कि भाई आप इस सोसाइटी का पार्ट हो। मतलब ऐसा ना कहा जाए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यही होता है ना, इंसान को ये फील कराया जाता है कि आप इस समाज का हिस्सा ही नहीं हो। तो कह रहे भाई ये ना हो कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप ये देखोगे कि जैसे क्रिटिक की बात आती है तो सबसे बड़ा जो व्यू पॉइंट दिया जाता है या फिर जो बिगेस्ट मिस्टेक समझी जाती है जुडिशियल सिस्टम की, वो ये कि ये कहीं ना जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसको प्रेजेंट कर रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल। मतलब वो ये कह रहा है कि आप ना एक अकेले बंदे की बात कर रहे हो, मतलब हर इंडिविजुअल को लेके चल रहे हो, आप पूरा ह्यूमन सोशल बीइंग लेके चलो ना, पूरी इंसानियत को, जो मानव समाज है आप उसको लेके चलो। आप सोच ही क्यों रहे हो एक एक इंडिविजुअल के बारे में, ये उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि प्रोसीजरल जस्टिस के अपोजिट अगर देखा जाए तो जो सब्सटैंटिव जस्टिस का आइडिया या फिर सोशल जस्टिस का आइडिया है, ये थोड़ा सा एसोसिएट हो जाता है मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि यहां पर इमेजिन किया जा रहा है कम्युनिस्ट सोसाइटी को, जहां पर एंटायर जो सोसाइटी है वहां बोला गया कि भाई आपके हाथ में क्या होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, सोशलिज्म का और मार्क्सिज्म का, कि प्रोडक्शन पे किसका अधिकार आ जाएगा, जो भी काम करने वाले उनके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सिस्ट अपनी थ्योरी में क्या कहता है कि भैया क्लास खत्म कर दो समाज से, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास रहेगी नहीं, तो सबका सब पे बराबर वो हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं इक्वल कंडीशन सबके लिए हो जाएगी, बजाय कि आप बात कर रहे हो इक्वल अपॉर्चुनिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मुद्दा ही खत्म कर दो।
देनी नहीं पड़ेगी ना अगर आप सबको इक्वल कर दोगे। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट। तो ये सब्सटैंटिव जस्टिस वाले कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसके लिए सब्सटैंटिव जस्टिस में एक बात और, मतलब उसको बहुत वैधता दी गई, किस चीज को? लेजिटिमेसी ऑफ लीगल सिस्टम को। ये बहुत असेंशियल है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कि भाई लीगल सिस्टम फॉलो हो, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो लॉ है वो खाली प्रोसीजरली ही करेक्ट नहीं करेगा, वो सब्सटैंटिवली भी फेयर और जस्टिस तरीके से, मतलब जस्ट तरीके से काम करेगा, कि निष्पक्ष रूप से और न्याय तरीके से क्या होगा, कोई भी डिसीजन होगा। अच्छा, अब एक बात आती है ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक न्याय बोल देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, जैसे इंडिविजुअल्स के बीच में बात कर रहे हैं हम कि भाई हर इंडिविजुअल को न्याय मिल जाए, तो वो कह रहे हैं कि ये किसके बिटवीन है, मतलब म्यूचुअल जो सॉवरेन स्टेट्स हैं या फिर अक्रॉस बॉर्डर, ये बात कर रहे हैं बॉर्डर के बाहर निकलने की, है ना, कि जब आप बात कर रहे हो कि बिल्कुल सीमाओं को भी लांघ के हम उस जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर वो जो एक आपको फॉलो अप होता है ना, थ्योरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब चीजों पे बात नहीं हुई एक टाइम में। तो आफ्टर 1980 के बाद क्या हुआ, ग्लोबल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलॉसफी का। इसके मतलब एक होता है ना कि ये एक ऐसा मुद्दा बना कि नहीं यार, इस पे भी तो ध्यान रखना जरूरी है। आप एक कंट्री के अंदर अंदर न्याय की बात कर रहे हो, कई बार ऐसे मुद्दे भी तो फंसते हैं जो सीमाओं के पार चले जाते हैं, तो ग्लोबल जस्टिस की जरूरत है। तो फिर इसकी बात 1980s के बाद शुरू हुई। ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप यूनाइटेड नेशन, हम सब ने 12th में पढ़ा है, हम सब अवेयर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया तुम्हारा, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी बोल देते हैं इनको, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल कोर्ट का ना आपको ये पूछा जाता है कई बार, हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब तुमसे, मतलब ग्रेजुएशन में वैसे नहीं पूछा जाएगा, पर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, हेग में है इसका, और जो हेग है वो कहां पर है, नीदरलैंड में, तो थोड़ा सा हमें पता हो, ठीक है। तो ये बेस्ट, ऐसा माना जाता है कि ये बेस्ट वे है जहां पर आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल जस्टिस को अचीव कर सकते हो। और टिल नाउ जैसे आपके फ्रीडम का, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, ये ऐसे मतलब आप ये देखोगे इश्यूज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। जब बात आती है तो ये ना इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, नॉन स्टेट वाले में, क्योंकि यहाँ पर लैंड बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर विद इन कंट्री बात नहीं हो रही ना, कंट्रीज को क्रॉस करके बात कर रहे हैं हम, तो वो कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं 5 अप्रोचेस को लेके चलती है, जिसको हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं ब्रीफली, ठीक है। नेशनलिज्म, रियलिज्म, पर्टिकुलरिज्म, ठीक है, कॉस्मोपोलिटेनिज्म, और इसके बाद है द सोशल ऑफ स्टेट ट्रेडिशंस। तो ये क्या बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो थोड़ा सा वो देख लो। जैसे नेशनलिज्म है, एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं, मतलब आप ये देखोगे ना कि बिगनिंग की बात हो रही है, कि जब आप बिलोंगिंगनेस देखते हो। एक चीज और भी है यहाँ पर कि आप ये देखोगे कि जो भी चीजें ना मॉरल ड्यूटीज से, मतलब एक होता है कि आप अपने कंट्री के लिए आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो डिफरेंस होता है ना, इनसाइड कुछ और आपकी ड्यूटीज होंगी और आउटसाइड चले जाओगे तो कुछ और ड्यूटी होंगी। देखो इनसाइड हो आप, मान लो आप अपनी कंट्री के अंदर ही हो, तो आपका एक अलग नोशन है कि आपको अपने लोगों के लिए काम करना है या फिर कंट्री के लिए काम करना है, या फिर आप एक पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए, उस ऑफिस के लिए काम कर रहे हो। पर जब कंट्री के बाहर चले गए तो भाई आप अपनी कंट्री को एज अ होल नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो काम देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे आप रेसिडेंट को देखते हो कि पर्टिकुलर स्टेट में है अगर कोई, तो उस स्टेट का ही बेनिफिट ले रहा है। मान लो कोई हरियाणा से है तो हरियाणा स्टेट का ही बेनिफिट उठाएगा वो, ऐसा थोड़ी दिल्ली का या पंजाब का बेनिफिट उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो मतलब सिमिलरली ये वाली बात है कि जब आप हेल्प करते हो जो अनहैप्पी सिटीजन हैं उस स्टेट के, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेट की मॉरल ड्यूटी बन जाती है, तो वो नेशनलिज्म के एस्पेक्ट में ये वाली बात है। इसके अलावा रियलिस्ट जो, मतलब आप थिंकर देखोगे ना, मॉर्गन थाउ, ठीक है, केनेथ वॉल्ट्स, ये बहुत प्रोमिनेंट नाम है रियलिस्ट की दुनिया में, ठीक है। तो इनका जो ओपिनियन है वो यही है कि भाई कोई भी, मतलब नो सच नोशन एज ग्लोबल जस्टिस। वो कहते हैं कि ग्लोबल जस्टिस जैसा ना कोई नोशन ही नहीं होता, पहली बात तो। ऐसा कौन कह रहे हैं? जो मॉर्गन थाउ है, केनेथ वॉल्ट्स है, मतलब जो रियलिस्ट थिंकर है। वो कहते हैं स्टेट के जो मेन एक्टर है वो क्या है, कि जो आज के टाइम में जो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों के इंटरेस्ट को, बस वही जस्टिस है। कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि आप, मतलब ऐसा कोई मजबूरी नहीं है या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि आप गरीबों को हेल्प करोगे, ठीक है। या फिर मतलब एक होता है ना कि अगर मान लो आप ऐसा नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट अपने स्ट्रेटेजिक एम्स को पूरा ना कर पाए, मत करो, गरीबों को मदद करते रहो, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? रियलिस्ट कहते हैं। ये वेलफेयर की तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरिज्म, इसमें क्या विशेषवाद, ये क्या कह रहे हैं कि ये कहीं ना मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, कि जब मिक्स्ड ट्रेडिशन में मॉरल स्टैंडर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, मतलब क्योंकि ये वो वाली बात है कि हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है। वहां जो भी लोग रह रहे हैं, मान लो आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो भाई, आप वहां के लिए, मतलब एक होता है ना कि हम सब कहीं ना कहीं बाध्य हैं, ऑब्लाइज्ड है कि हाँ भाई हमें ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप उस सोसाइटी में रह रहे हो तो कम्युनिटेरियन है जो वो बिलीव करते हैं कि जब आप स्टेट की बाउंड्रीज में रहकर, जैसे कोई
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि हाँ तब हमें थोड़ा जस्टिस को ध्यान में रखना चाहिए। एज अ रिजल्ट रिएक्शन क्या होता है, सेपरेटिज्म। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो लोगों को क्या होगा, सेपरेटिज्म की फीलिंग आएगी, अलगाववाद फील होएगा, मतलब बिलोंगिंगनेस फील नहीं होगी कि भाई हम इस कंट्री के लोग हैं और हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, ऐसी फैसिलिटी नहीं देती सरकार। फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद की बात आ गई, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं, पहली बात तो है नहीं, लिमिटेड है, तो उसको फिर लोग ब्लॉक करेंगे, मतलब हर्डल्स क्रिएट करेंगे, ताकि क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी टाइम पर जो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है, मतलब वो उसके लिए कहीं ना कहीं थ्रेट आ जाता है बहुत बड़ा। फोर्थ में क्या है, जो कॉस्मोपॉलिटेनिज्म है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि मोरालिटी इज यूनिवर्सल ट्रूथ। वो कहते हैं कि जो नैतिकता है ये सार्वभौमिक सत्य है, मतलब सब कुछ मोरालिटी के आधार पर चलेगा। वो ये कहते हैं कि जो भी लोग मतलब इसकी बात करते हैं, जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा 360 डिग्री एस्पेक्ट मतलब कवर कर रहे हैं इसमें। वो कहते हैं कि जो इंसान होने के नाते हमें जो चीजें मिलनी चाहिए भाई वो चीज फॉलो कर लो, मतलब क्योंकि ये सारी चीजें म्यूचुअली रिलेटेड हैं, तो उसकी बात हो रही है। फिफ्थ में सोशल ऑफ स्टेट ट्रेडिशन, वो बात कर रहे हैं कि जब स्टेट डिस्टिंक्ट, मतलब एक होता है ना इंडिविजुअल एंटिटी को देखता है कि जब म्यूचुअली लोग एग्री करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, तो मॉरल रूल्स को फॉलो कर लिया जाता है एक स्टेट के साथ मिलकर, तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो नोशन है ग्लोबल जस्टिस का, एक बात और है, जो 5 चीजें पढ़ी हमने, या ग्लोबल जस्टिस वाला, सारी की सारी चीजें ना आप कौन से उसमें लिख के आओगे, जैसे ग्लोबल जस्टिस वाला कोट करके अगर पूछे ना तो डिटेल करके आना, ठीक है। अगर कोट करके ना पूछे तो इन जनरल थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखकर आगे बढ़ जाना। ये इसलिए मैंने इतना डिटेल में करा रखा है ताकि पूछा जाए तो आप लिख पाओ आंसर, ठीक है। ये लिमिटेड सिस्टम है इंडिपेंडेंट स्टेट का, और कहीं ना कहीं बात ये होती है कि जो रॉल्स है ना, थिंकर यहाँ पे जॉन रॉल्स, वो इसको रियलिस्टिक यूटोपिया कह देते हैं। यूटोपिया समझते हो, ऐसी बातें जो पॉसिबल ना हो प्रैक्टिकली, तो वो उसको कह देते हैं, ये देखने में सकता है कि बिल्कुल सच्चा यूटोपिया है ना, रियलिस्ट यूटोपिया है। रॉल्स बिलीव करते हैं कि जितने भी जो इंडिविजुअल हैं वर्ल्ड में, जैसे फ्रेटर्निटी ज्वाइन की है जिन्होंने भी, ठीक है, तो वो नोशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से, क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हम सब एक दूसरे के साथ हैं, मतलब आप भले ही सेम रेस में नहीं हो, मतलब सेम रिलीजन सेम क्लास से नहीं हो, बट स्टिल ह्यूमन तो हो ना, तो इस एंटिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये चीज फॉलो अप होगी, ठीक है। रॉल्स मतलब कभी भी कंसीडर नहीं करते इनइक्वालिटी को कि भाई वो एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनली। रॉल्स कंसीडर करते हैं कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है ना, इसको इरेडिकेट करना चाहिए। इरेडिकेट करना मतलब कि इसको खत्म करना, इससे पीछा छुड़ाना, कि भाई किस तरीके से ग्लोबल पॉवर्टी पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना एक कंट्री ना, एक सिंगल कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं सारी कंट्रीज की कलेक्टिव ड्यूटी होनी चाहिए कि पूरे के पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाने पे काम किया जाए, ठीक है। बाकी रॉल्स का फिर क्रिटिक किया जाता है जब उन्होंने जस्टिस में इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। तो मॉडर्न टाइम में हम ये देखते हैं कि ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, जब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस को देखते हो, ठीक है, उससे रिलेट करते हो, और इसके ना डाइवर्स पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ेंगे जस्टिस के, क्योंकि हर थ्योरी ने मतलब, या फिर हर डिफरेंट थिंकर है जो अलग अलग थ्योरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सब ने कुछ कुछ बातें कही हैं। तो कुछ पर्टिकुलर ना, जैसे हम ये 6 हैं जिनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। लिबरल का, लिबर्टेरियन का, मार्क्सिस्ट का, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट और सबाल्टर्न, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं लिबरल जो पर्सपेक्टिव है या फिर उदार जो आपका परिप्रेक्ष्य है वो क्या कहता है। देखो, जो पर्सन है ओरिजिनली अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो कोई भी इंसान होता है वो रैशनल होता है। ऐसा माना जाता है कि वो कैपेबल ऑफ कंसेप्शन ऑफ गुड है, कहने का मतलब कि अच्छी अवधारणाओं को मतलब प्राप्त करने के लिए सक्षम है, ठीक है। इसके अलावा सेंस ऑफ जस्टिस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ना 2 प्रिंसिपल है, मतलब या फिर 2 बेसिकली ओरिजिनल पोजीशन को फॉलो अप करने के लिए यहाँ पर 2 आप प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हो इसी के अंदर, लिबरल के अंदर ही। एक है आपका लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है, एक है आपका इक्वालिटी का प्रिंसिपल। तो लिबरल जो प्रिंसिपल है वो किसकी बात कर रहे हैं, जब आप इक्वल राइट्स की बात कर रहे हो कि भाई जब आप सबको इक्वल राइट दे रहे हो, किस किस बेस पे, लिबर्टी के बेसिस पे, और ये कंपैटिबल होना चाहिए सिमिलर लिबर्टी फॉर देयर्स। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल है, अगर आप इसको लिबर्टी का ध्यान रखकर कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इसको बेनिफिट दे रहे हो ए को, तो ऐसा ना हो कि बी को कुछ नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो अप किया जाए। इक्वालिटी प्रिंसिपल में जैसे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात होती है कि भाई इसको अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जब हम मतलब किन चीजों की बात करते हैं, जैसे जो ऑफिसेज हो गए आपके, ठीक है, फिर जो पोजीशंस हो गई, या फिर ओपन टू ऑल अंडर कंडीशन ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि मान लो किसी ऑफिस में कोई पोस्ट निकली
या फिर कुछ भी ऐसा कोई पोजीशन के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है, तो हर कंडीशन में आप फेयर इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी दोगे। मतलब चाहे कोई किसी कास्ट का पर्सन होगा, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, कोई रिलीजन हो, कोई कुछ भी चीजें हो, समझ रहे हो, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा बेनिफिशियल टू द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बेनिफिशियल किसको दे रहे हैं? जो भी माइनॉरिटीज हैं। लीस्ट एडवांटेजेस में कौन आते हैं आपके? जो भी माइनॉरिटीज होते हैं, राइट। और यहाँ माइनॉरिटीज में कौन आ रहे हैं आपके? बेसिकली आप ये देखो कि बेसिक ना, एक सेकेंड मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पर ना जैसे जो आपका कोटा सिस्टम होता है, ठीक है, वो फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है आपकी, पर कम से कम जो लीस्ट एडवांटेज है, जैसे हम थोड़ा सा कट ऑफ में थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, ठीक है, या फिर फीस का थोड़ा सा छूट कर देते हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल ढंग से फॉलो अप हो सके। इसके अलावा लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो हमारा सेकंड पर्सपेक्टिव है ये। इसमें रॉबर्ट नॉजिक है, ठीक है, जिनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत पावरफुल फिलोसफिकल डिफेंस किया है उन्होंने लिबर्टेरियन पोजीशन का, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए। मतलब एक स्टेट कम से कम, समझ रहे हो, कि एक स्टेट के पास कम से कम पावर बहुत ज्यादा ना हो। तो नॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स को, जिसको इन्होंने ना अपने इंटाइटलमेंट ऑफ जस्टिस में क्या किया है, यूज किया है। उसमें सबसे पहला है इनिशियल एक्विजिशन, ठीक है। इनिशियल जो एक्विजिशन है, इसमें देखा जाए तो जो मेथड है वो यूज हो रहा है इंडिविजुअल का, कि इंडिविजुअल जब एक होता है ना अप्रोप्रिएटली, अगर कोई प्रीवियस अनओन्ड बिट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ इजी लैंग्वेज में। देखो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो इनिशियल एक्विजिशन की बात आ रही है, मतलब ये एक ऐसा, आप ये कह लो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि जैसे एक तरीका है, कोई इंडिविजुअल है जो एक ऐसे प्लेस पे, जैसे कभी ना कभी तो हम एक लैंड पे आए होंगे ना रहने के लिए, तो शुरुआत में तो हमने कोई ना कोई हिस्सा यूज किया होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि मान लो कि नेचुरल जो आप ये देखोगे वर्ल्ड में, कि पहले से अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सम प्रीवियसली अनओन्ड बिट्स, मतलब वो ऐसी जगह पर आकर रहता है, या फिर मतलब कोशिश करता है कि हाँ भाई मुझे इस वाले प्रोसेस में आके मतलब इस वाली जगह को अपना बनाना है, ठीक है। और इसमें आगे कंटिन्यू करना है इसमें कि कुछ वो लोग होते हैं जैसे कहीं और से आए, बाहर से आए, हमें नहीं पता ये पर्सन कहाँ से आया, ठीक है, पर वो इस वाले लैंड पे आकर अगर रह रहा है, इस वाले कॉन्टिनेंट पे आकर रह रहा है और उसको लेजिटिमेट तरीके से एक्वायर कर रहा है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। और देखो एक बात और है कि शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल की बात हो रही है ना, प्रारंभिक की, तो एक फॉलो होता था एक रूल, वो कौन सा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला। जो पहले आएगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, कि कभी तो जमीन बिल्कुल खाली रही होगी ना, कभी तो उसका कोई ऑनर नहीं रहा होगा ना, तो जो सबसे पहले आया उसने ये वाला पार्ट ले लिया, फिर किसी और ने आए, क्योंकि अभी कोई ऑनरशिप नहीं है, तो पहले आओ पहले पाओ, वो वाला हिसाब है, ठीक है। भले ही आप बाहर से आए हो, कहीं से भी आए हो, अगर ये जगह खाली है और कोई नहीं रह रहा है यहाँ पर, तो इसको फॉलो कर लो। ये कब की बात हो रही है? इनिशियली, मतलब बिल्कुल शुरुआत की बात हो रही है। आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो पाता, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये इनिशियली है, तो इस चीज को देखना। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि कोई उस चीज को करने के लिए बिल्कुल, एक होता नहीं है कि बहुत वर्स ना हो जाए या फिर बहुत बदतर ना हो जाए सिचुएशन, तब तक आप ऐसा काम कर सकते थे उस टाइम के हिसाब से। इसके अलावा वॉलंटियर ट्रांसफर समझ रहे हो? ये वो वाली बात है जब हम अपनी मर्जी से ना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है हर तरीके की प्रॉपर्टी के लिए। जैसे आपने इनिशियली एक्विजिशन कर लिया, मतलब ये लैंड था, मैंने ये वाला पार्ट जो है ये अपने लिए एक्वायर कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से, क्योंकि बाय मिक्सिंग वंस लेबर विद द नेचुरल वर्ल्ड। एक चीज और है, अब ये बात ना थोड़ी सी समझने वाली है पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये जो सर्कल था ये मेरी जमीन है, अब मैं यहाँ रह रही हूँ, पर अब मुझे यहाँ खेती करनी है, मुझे खुद से नहीं हो पा रही खेती, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ना लेबर लगाई, ठीक है। अब जब लेबर लगाई तो यार उस बंदे ने भी अपनी मेहनत इस पे लगाई, ठीक है, तो यहाँ पर लेबर किसी और का भी मिक्स हुआ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ ना वो वाली बात हो रही है कि अब देखो दो ही चीज है, या तो मैं उस बंदे को उस लेबर के हिसाब के पैसे दे दूंगी, ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हो, जैसे मान लो मैंने किसी के यहाँ जाकर खेती की, ठीक है, तो मेरे को पैसे नहीं चाहिए पर मैं खेती का वो पार्ट मांग लूंगी थोड़ा सा, कि जो भी मतलब प्रोडक्शन होगा उसका इतना हिस्सा मेरा हो जाएगा। ये सारे तौर तरीके होते थे, क्योंकि उसमें लेबर मिक्स हो गई मेरी, तो अब उस पर मैं अपना हक जमा सकती हूँ ना, कि पैसे की जगह आप मुझे ये दे दो, क्योंकि वो मेरा खुद का लेबर हो गया, ठीक है। तो ये वॉलंटियरली ट्रांसफर है। और ये वही वाली चीज है कि ऐसे ही आप, जैसे अगर आपको लग रहा है जगह के हिसाब से भी यही होता था ना पहले, कि भाई ये उपजाऊ जमीन है तो उसको छोड़कर आप आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वॉलंटियरली ट्रांसफर करे, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। तो आपके वंस टैलेंट्स, एफर्ट्स, एंटरप्राइजेस, मतलब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चीजें होती हैं, तो ये वॉलंटियरली ट्रांसफर होता है। इसके अलावा
रेक्टिफिकेशन, सुधार की बात हो रही है। इसको प्रिसाइजली देखा जाए तो ये वो एरिया स्टेट का जहां पर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको जस्टिफाइड करने की जरूरत है। जब यहाँ पर इंटरवेन होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा प्लेस है या कोई ऐसा मुद्दा है जहां पर जस्टिस नहीं हो रहा, ठीक है, तो रीस्टोर करने के लिए जस्टिस को, या फिर जस्टिस हुआ नहीं था तो इस चीज को थोड़ा और अपर लेवल पर ले जाकर बात की गई। तो जो नॉजिक है ना, वो कंसीड करते हैं कि जो हिस्ट्री है ना वर्ल्ड की, मतलब वो भी तो अबाउंड है, या फिर इनवॉलंटियरली जो ट्रांसफर के साथ अबाउंड हो रही है, वो समझ रहे हो। और उनका कहने का मतलब है कि यही जो चीजें हैं, मतलब जैसे अनजस्ट एक्विजिशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको अनजस्ट तरीके से एक्वायर कर लिया। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है, तो ये तो अनजस्टिस तरीके से हो गया ना, कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया था, बस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर घेर लिया वो वाला सब हो गया। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ तो गड़बड़ हो गई, इनको मौका ही नहीं मिला, या फिर आज उनके पास नहीं है रिसोर्सेज। तो नॉजिक थोड़ा उसकी तरफ ध्यान लेके जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्क्सिस्ट जो प्रिस्पेक्टिव है वो देखो। जो मार्क्सिस्ट प्रिस्पेक्टिव है, मार्क्स क्लेम करते हैं लिबरल और लिबर्टेरियन को, वो कहते हैं वो फेल्ड है। मतलब ये क्रिटिक कर रहे हैं मार्क्स, किसको, इसको लिबर को और लिबर्टेरियन को, वो कहते हैं फेल हो गया रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो अल्टीमेट मॉरल सिग्निफिकेंट है, मतलब एक सोशल इक्वालिटी एक आइडियल सोसाइटी में कैसी होनी चाहिए, इसको वो इंटीमेट लिंक कर रहे हैं किसके साथ, जस्टिस के साथ, ठीक है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे इनकम का, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनजस्टिस का। कि कहने को ये वो वाला एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जब वर्कर काम कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फटाफट से दे देती हूँ कि ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये रोज 8 घंटे काम कर रहा है आपका, ठीक है, और इसकी जो मंथली सैलरी है, ठीक है, मंथली सैलरी मान लेते हैं इसकी कितनी है, 8,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, शर्ट को बना रहा है, या फिर मान लो कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, कोई ऐसा बॉक्स क्रिएट कर रहा है जिसकी जो कीमत है खुद में ही कितनी है, मान लो 800 रुपए, ठीक है, एक बॉक्स की कीमत। ऐसे ये रोज के 10 बॉक्स बना देता है, ठीक है। अब तुम ना मल्टीप्लाई करके खुद हिसाब लगा लेना, एक बॉक्स की कीमत 800 रुपए बताई, 10 बॉक्स बना रहा है बंदा, ठीक है, तो कितना हो गया, 8,000 के हिसाब से तो वैसे ही कर लिया इस बंदे ने काम, समझ रहे हो। इवन 8 क्यों हो गया, ज्यादा हो गया ना आपका, 80 हो गया, राइट। तो अब खुद सोचो कि 80,000 रुपए का बंदा एक दिन में काम करके दे रहा है, पर कंपनी, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास वो मशीन नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से ये इसको कंपनी में काम करना पड़ रहा है, और 8,000 रुपए अगला उठाता है, और देखो कंपनी का मालिक कितना उठाता होगा, राइट। तो ये वो वाली बात है कि मतलब इनजस्टिस है ना, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था जस्ट, ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा, ये बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म से, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी से, या फिर जो बुर्जगीज क्लास है इसकी वजह से ही सारी चीजें, मतलब आप एकदम से वो कर सकते हो। वो कहते हैं कि आपको ना ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, जैसे कैपिटलिज्म खत्म करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, बुर्जगीज जो क्लास है उसको खत्म करो, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब कंस्ट्रक्ट होती है एक सोसाइटी में तो इसी की वजह से क्या होता है, इंजस्टिस होता है। तो वो कहते हैं अगर ये चीज डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो जो सोशल इक्वालिटी है और जो जस्टिस है वो फॉलो अप हो जाएगा। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो यही तो कह रही है, जो सोशल ऑनरशिप दे दो आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है सबका, वो दे दो उस पर अधिकार, रखो मत ये वाला कॉन्सेप्ट सब के कुछ लोगों वाला। तो जस्टिस का मतलब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस तो ये कहता है इक्वालिटी फॉर ऑल या फिर इक्वालिटी ऑफ ऑल, तो बराबर हो गया है, तो ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थ्योरी, ये क्या बिलीव करते हैं कि जो गोल है डेमोक्रेसी का या फिर सोशलिज्म का, वो क्या है, ये इनसेपरेबल है एक दूसरे से, मतलब बिल्कुल ऐसा आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात कर रहे हैं किस चीज को मॉडिफाई करने की, जो मार्क्सियन सोशलिज्म है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वो कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, वो सोशलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे आप वो देखोगे, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप होलसेल सोशलाइजेशन करो मींस ऑफ प्रोडक्शन का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का। वो कहते हैं कौन, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाले, कि इसकी बजाय आप क्या करो लो, कुछ जो असेंशियल मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कुछ जो बेसिक चीजें हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वो आप स्टेट की ऑनरशिप में दे दो। स्टेट खुद इंश्योर कर लेगा कि भाई इसकी जो सप्लाई है वो असेंशियल लोगों के पास, या फिर जो ये गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं वो बल्क ऑफ पॉपुलेशन को क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, सब्सटेंशियल अचीवमेंट हो जाएगी, और सोशलिज्म का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाले कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है ये अपोज करता है ऑल फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप को, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है भाई, डिक्टेटरशिप में कोई एक बंदा तो अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, जबकि डेमोक्रेटिक में तो भाई पूरी की पूरी जनता का शासन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पर अगर फिर भी जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट है ना, मतलब वो उसको भी कहते हैं कि जब ये एक्सपाउंड किया गया मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशलिज्म को,
तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसको भी हटाओ। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ट्रीट करते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कि फ्री कंपटीशन हो पावर्स के बीच में, जैसे पॉलिटिकल पावर बने, ठीक है, फ्रीडम हो, प्रेशर ग्रुप्स को भी वो बढ़िया सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए ताकि काम किया जा सके, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया जा सके ताकि अपोजिशन अपना रोल प्रॉपर कर पाए। अपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी तभी तो जो रूलिंग गवर्नमेंट और डर के मारे काम करेगी आगे आगे, ठीक है। ठीक है, मॉडर्न थिंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हेरोल्ड जे लास्की बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि भाई जैसे जब आप कंबाइन करते हो एंड ऑफ सोशलिज्म को, जैसे मान लो कंबाइन किया उन्होंने, सोशलिज्म का अंत हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक मेथड के साथ जो लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आता है। इसके अलावा एनार्किस्ट पर्सपेक्टिव, अराजकतावादी, एनार्किस्ट समझ रहे हो, जहां पर वो कहते हैं स्टेट ही ना हो, ठीक है, वो कहते हैं जस्टिस किसके आधार पर है, थ्योरी ऑफ एनार्किज्म के आधार पर है। एनार्किज्म का मतलब ये है एक ऐसी सोसाइटी जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जहां पर किसी तरीके की कोर्सिव पावर को यूज ना किया जाए स्टेट के द्वारा। कहने का मतलब ये कि कोई जोर जबरदस्ती ना हो, राज्य के कोई ऐसे वो नॉर्म्स ना हो जिसको भाई राज्य में अगर आपको रहना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, वो कहते हैं हमें राज्य नहीं चाहिए, बिना राज्य की सरकार चल जाएगी, बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो व्यू है वो यही है कि गवर्नमेंट को ना क्या मानता है, एक तरीके से ना बहुत दुश्मन मानता है, वो कहता है कि बहुत बुराई है गवर्नमेंट में, तो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको, हम बिना सरकार के काम कर लेंगे, ठीक है। और मिखाइल बाकुनिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है, उन्होंने मतलब अपनी बात कही कि जितने भी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है ना, इनको एलिमिनेट कर दूं इमीडिएटली, मतलब तुरंत के तुरंत इनको खत्म करो, इनको बाहर निकालो, एक ऐसा प्लेस क्रिएट करो जहां पर फ्री फेडरेशन हो इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस का, ठीक है, जो आराम से इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल प्रिविलेजेस के लिए सक्षम है, और यहाँ पर राइट टू सक्सेशन भी शामिल होगा। मतलब सक्सेशन समझ रहे हो, अगर किसी समाज से बाहर भी जाना है तो अलगाववाद का भी अधिकार है कि भाई रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी के अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो इंडियन फिलोसफर रहे हैं, और हमें आप सबको पता है कि इन्होंने कैंपेनिंग किया किस चीज को, नॉन वायलेंस को, कि भाई अहिंसात्मक जो चीजें हैं उनको फॉलो नहीं करना, ठीक है। और ऑब्जर्व किया जाता है स्टेट को कि भाई वो एक कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है, मतलब थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करता है ना, तो वो कहता है कि, और वो किसके आधार पर हो जाता है, वायलेंस के आधार पर हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कि अगर अभी धरना प्रदर्शन की बात हो जाए, अगर लोग ना हटे तो तुरंत लाठी चार्ज हो जाएगा, राइट, तो कोर्सिव इंस्टीट्यूशन हो गया, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो गांधी खड़े हुए किस चीज के लिए, स्टेटलेस सोसाइटी के लिए, वो कहते हैं कि भाई सोसाइटी ऐसी हो जहां पर स्टेट ना हो, ठीक है, क्योंकि और इसीलिए फिर ऐसा कहा जाता है कि गांधी एक एनार्किस्ट रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है। बाकी ये ना आपका जो जस्टिस वाला पार्ट था ना, मैं ना इसको 2 पार्ट में कवर करूंगी, क्योंकि फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, और काफी एकदम से बर्डन आएगा, ठीक है। तो ये ना पार्ट 3 था आपका यूनिट 2 का, मैं ढंग से लिख के बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ना पार्ट 3 के अलावा ना आप कहो तो मैं पार्ट 4 लिख दूंगी उसको, ठीक है, जस्टिस ही होगा वो आपका, जिसमें ना हम रोल्स का और जो डिफरेंट जो क्रिटिक्स वगैरह है ना वो थोड़े से स्टडी करेंगे, आगे बात समझ में, तो वो देखेंगे। बाकी आपके मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो गए, रोल्स का क्रिटिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आई एम थिंकिंग कि ना तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें ना नॉजिक को ना अलग से पूछा गया है, ठीक है, नॉजिक का जो जस्टिस है, तो आई एम थिंकिंग कि ना मैं तुम्हें वो भी थोड़ा सेपरेटली प्रिपेयर करा दूं, ताकि एक बड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम कम से कम लिख पाओ, 3-4 बार से मतलब रिपीट हो रहा है वो, तो ये 100% आएगा ही आएगा। तो मैंने इसको पार्ट 4 में ही कवर कर दूंगी, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लेना। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और मैं हर चीज को एनालाइज करके देख रही हूँ कि हाँ अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ आंसर अलग से सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहिए या कुछ भी, तो आई एम डूइंग दिस एज वेल फॉर यू, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को, सबको शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।